पिछले वीडियो में हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 5 तक पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 को पहले मैं ओरल बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर उसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारी क्या होती है। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम किन्हीं दो राशियों का सम हो, किन्हीं भी दो राशियों का सम मतलब किन्हीं दो एलिमेंट्स का सम हो या एडिशन हो, तो उसको उसी कोटि की दो सारणिकों में ब्रेक किया जा सकता है। If any row or column of a determinant is the sum of two quantities or two elements, then we can write the same determinant in the two parts of same order और इक्वल ऑर्डर। तो हम देखते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे हमारे पास हमने मान लिया एक डिटरमिनेंट लिखी हुई है a प्लस बी सी डी p प्लस क्यू आर एस x प्लस वाई जेड एम। सपोज ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट लिखी हुई है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो डिटरमिनेंट है इसका फर्स्ट कॉलम दो राशियों का योगफल है या दो एलिमेंट्स का योगफल है। तो हम इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे? पहले लिख लेंगे a p x, फिर लिखेंगे c r z, फिर लिखेंगे d s m प्लस, फिर इसके बाद हमारा बी क्यू वाई बचा तो यहाँ लिखेंगे बी क्यू वाई, फिर इसके बाद लिखेंगे सी आर जेड, फिर इसके बाद लिखेंगे डी एस एम। तो इस प्रकार हम ये डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। तो ये जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू जो आएगी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू के सम के बराबर होगी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। अब बात करते हैं इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 की, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 हम देखते हैं क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो प्रॉपर्टी 7 है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। तो देखते हैं क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 7 हमारी ये कहती है कि किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी दूसरी रो या कॉलम को ऐड कर दिया जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है। हम कह सकते हैं किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में अगर किसी दूसरे रो या कॉलम को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। साथ में ही और एक चीज है कि हम जरूरी नहीं कि डायरेक्ट रो को ऐड करें, हम उस रो का मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं या मल्टीपल भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको पहले अच्छी तरीके से क्या है। तो जैसे हमने मान लिया कि ये डिटरमिनेंट लिखी हुई है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो देखिए ये हमारी डिटरमिनेंट है। तो अगर इस डिटरमिनेंट में हम ऐसा लिख दें कि C1 और C2 के एलिमेंट को ऐड करके लिख दें, मतलब a प्लस बी और हम p प्लस क्यू और x प्लस वाई को C1 में लिख दें और हमारा b क्यू वाई और सी आर जेड ऐसा लिख दें तो भी हमारा डिटरमिनेंट नहीं बदलेगी। अब या फिर हम एक और केस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं देखते हैं। मान लेते हैं कि डिटरमिनेंट के हम मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डिटरमिनेंट लिखी है 1 2 3 4 2 6 3 -2 1। मान लीजिए डिटरमिनेंट लिखी हुई है। अब हम क्या करें, इसमें R1 में R1 प्लस 3R2 ऐड कर दें। मतलब क्या किया है, R2 तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, R2 का मल्टीपल ऐड कर रहे हैं, मतलब R2 के ईच एलिमेंट्स में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो हमारी डिटरमिनेंट बनेगी क्या बनेगी, R2 प्लस R1 प्लस 3R2, मतलब R1 में हम लिखेंगे 1 प्लस 4 3 जा 12 और 1 हम लिख सकते हैं 13। यहाँ से हम जैसे लिखे 2 3 जा 6 और 2 यहाँ लिख सकते हैं 8, 6 3 जा 18 और 3 यहाँ क्या लिख सकते हैं 21। बाकी हम 4 2 6 3 -2 1 हमने ये लिख दिया। तो ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर रहेगी। हम और इसके आगे भी लिख सकते हैं क्या कि सपोज हम मान लो लिख दें C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, तब भी वैल्यू वही रहेगी। तो अगर C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करके लिखें तो देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड करके लिखो, मतलब फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम के एलिमेंट को ऐड करेंगे तो 3 2 5 और 1 6, यहाँ क्या आएगा 6, 4 और 2 6 और 6 12, यहाँ क्या आएगा 12, 3 और 1 4 -2, यहाँ क्या आएगा 2।
इसी तरह हमारा 2 2 -2 3 6 1 ये हमारे डिटरमिनेंट हो गए। तो इस तरीके से जितनी भी डिटरमिनेंट लिखी है इन सबकी वैल्यू के आपस में बराबर, मतलब इफ वी ऐड the multiple of any rows and column of a determinant to its another row and or column, then the value of determinant does not changes। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रूवमेंट कराऊंगा, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और यूज होगी। तो ये हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर 7। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ, जो कि हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 हमारी क्या है? प्रॉपर्टी 8, व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 8? प्रॉपर्टी नंबर 8 ये है कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट में कोई वेरिएबल प्रेजेंट है, यदि किसी भी डिटरमिनेंट में कोई वेरिएबल प्रेजेंट है और किसी एक वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू पर उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो वैल्यू हमारा एक फैक्टर बन सकती है। वो वैल्यू क्या बन सकती है? फैक्टर। इफ x इज वेरिएबल प्रेजेंट इन ए डिटरमिनेंट, या फिर वैसे डिफाइन करें, इफ एनी वेरिएबल प्रेजेंट इन ए डिटरमिनेंट एंड फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल द डिटरमिनेंट बिकम्स 0, सो दैट वैल्यू विल बिकेम द फैक्टर ऑफ दैट डिटरमिनेंट। तो इसको हम आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये x + 1, x + 3, x + 4, x + 5 4, x + 3, x + 7, x + 9, x + 8, x + 12। सपोज ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, इसमें देखिए x एक वेरिएबल प्रेजेंट है, मतलब क्या है? x वेरिएबल प्रेजेंट है, और अगर कोई ऐसी वैल्यू हो जो यहाँ पे रख दें और इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 आने लगे, तो सपोज हम मान लें कि x की वैल्यू a रखने पर, क्योंकि अभी ऐसे तो हम वैल्यू बता नहीं सकते क्या वैल्यू यहाँ पे पर्टिकुलर रखें, हमने मान लिया कि x की वैल्यू a है, वो वैल्यू यहाँ पर रखने पर इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ये x = a जो है इसका एक सोल्यूशन है, और अगर x = a इसका एक सोल्यूशन है तो हम कह सकते हैं x - a इसका क्या होगा? एक फैक्टर हो जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गई। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक हम और ले लेते हैं, डिटरमिनेंट x + 2, यहाँ पे 4 7 2x, यहाँ लिख लेते हैं 6 8, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं x - 1, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 और 9। सपोज ये डिटरमिनेंट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x + 2 लिखा है, 4 - 2, ये मान लिया हमारे पास एक डिटरमिनेंट गिवन है। तो इसको मुझे बनाना पड़ा है, इस तरीके से सेट करना पड़ा है ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बता सकूं। तो आइए देखते हैं, जैसे हमारी लिखी है x + 2 या जो भी डिटरमिनेंट लिखी है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि वेरिएबल प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है? x की कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू हो जिस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करें और आंसर हमारा 0 मिल जाए। तो देखते हैं, अगर हम x = 2 पुट कर दें, क्या पुट कर दें? पुट x = 2। तो देखिए x = 2 पुट करेंगे तो इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा? मैं ऊपर लिखता हूँ, 2 और 2 हो जाएगा 4, 2 4 जा 8, 8 - 2 आ जाएगा 6, 2 - 1 क्या आ जाएगा? 1। यहाँ लिखा है 4 6 1 7 8 9। तो ये हमारी डिटरमिनेंट बन गई। अब देखिए इस डिटरमिनेंट में अगर हम C1 की बात कर लें और C2 की बात कर लें, तो C1 और C2 आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? एक जैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट के कोई दो रोज या कोई दो कॉलम्स के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, तो वो डिटरमिनेंट हमारी कैसी हो जाती है? 0 के बराबर हो जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। तो हम कह सकते हैं x = 2 रखने पर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, अतः x - 2 इसका एक फैक्टर है, इसका एक गुणनखंड है। तो बात क्लियर हो गई। इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, और ये प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से क्लियर तभी होंगी जब इन सभी प्रॉपर्टीज के बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, क्योंकि विदाउट प्रूवमेंट के या विदाउट एक्सपेरिमेंट के चीजें हमें समझ में कम आती हैं। तो हम भाई ये बात करते हैं क्वेश्चंस ऐसे जो कि
प्रॉपर्टीज के बेस्ड होंगे और एक एक प्रॉपर्टी हम लगा करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और प्रॉपर्टीज भी अच्छी तरीके से क्लियर होंगी हमारी और उसके साथ साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। किस लिए इंपॉर्टेंट हैं? ये प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से समझने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले कह रहा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 5, 9, 3, 4, 1, 6, 7, 2, 8। ये हमारी डिटरमिनेंट है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इस सारणी का मान ज्ञात करना और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। देखिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये तो मैंने बताया ही है, एक्सपेंशन करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो हमने मान लिया 5 लिखा यहाँ पे। जब 5 लिखेंगे तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 8 1 जा 8 माइनस 6 2 जा 12। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। फिर प्लस माइनस, मैंने बताया था अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस चलता है। -9 यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये कॉलम और ये रिमूव कर देंगे, ये कॉलम और ये रो रिमूव हो गया। तो 8 4 जा 32 -7 6 जा 42। प्लस का 3 लिखेंगे। 3 लिखने के बाद ये वाला कॉलम और ये वाली रो रिमूव हो गई, तो 4 2 जा 8 -7 1 जा 7। अब हमारे पास है 5 इंटू 8 में 12 गया, कितना आया -4। 8 में 12 गया, कितना आया -4। -9 इंटू 32 में 42 गया, कितना आया -10। 32 में 42 जाएगा -10। प्लस 8 में 7 जाएगा, कितना है 1, तो 3 इंटू 1। तो 5 4 जा -20 माइनस माइनस प्लस 9 8 जा 9 10 जा 90 और यहाँ पे प्लस 3 इंटू 1 प्लस का क्या हो गया 3। तो हमारा रिजल्ट आया 93 -20। तो 93 में 20 जाएगा, क्या आ गया 73। तो ये हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई। तो इसको हमने किस तरीके से किया एक बार और बताता हूँ। एक्सपेंशन कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 5 लिखा, सामने वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, तो 8 1 जा 8 -6 2 जा 12 हो गया। अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस चलता है, तो अब ये हमारा आ गया -9। यहाँ पे अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो हटाएंगे, तो 8 4 जा 32 -7 6 जा 42 प्लस 3 लिख दिया। ये वाला कॉलम और ये रो हटा दिया, 4 2 जा 8 -7 1 जा 7। तो 8 में 12 जाएगा, -4 बचेगा, तो 5 इंटू -4 हो गया। -9 लिखा हुआ है, 32 में 42 जाएगा, तो माइनस का 10 बचेगा, तो -10 लिख दिया। 8 में 7 गया 1, तो 3 इंटू 1। 5 4 जा -20 माइनस माइनस प्लस 9 10 जा 90, 3 1 जा 3, 93 -20। 93 में 20 जाएगा, कितना आएगा 73 आ जाएगा। तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है 67 19 21 39 13 14 81 24 26। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम इसका एक्सटेंशन करेंगे तो आंसर बहुत ही लेंथी जाएगा। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, किसी भी डिटरमिनेंट का अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो आंसर जरूर आएगा। बस कंडीशन ये होती है कि उसकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। उस कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज का यूज करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंशन किया क्योंकि डिजिट्स छोटी थी, और यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन को छोटा बनाएंगे। तो देखिए किस प्रकार प्रॉपर्टीज लग रही हैं। हमें डिजिट्स को छोटा बनाना है, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 की ओर जाइए। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या था कि किसी भी रो या कॉलम में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके किसी भी रो या कॉलम से माइनस किया जा सकता है। तो
तो आप देखिए अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 19 3 जा 57, इससे माइनस कर दें तो डिजिट्स छोटी होती हुई दिखेंगी। तो हम ये क्या लिख रहे हैं, R1 है, ये क्या, सॉरी ये क्या है C1, ये क्या है C2। तो C1 में लिखेंगे C1 माइनस कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें 3, C1 माइनस 3C2, और साथ में ही हम C2 में भी लिख सकते हैं, C2 में C3 अगर माइनस कर दिया जाए तो डिजिट्स और छोटी हो जाएंगी। तो हम C2 में लिखेंगे क्या, C2 माइनस C3। तो ये डिटरमिनेंट हमारी बची, क्या बची देखिए 67 माइनस 57, क्योंकि 19 3 जा 57, 67 में 57 जाएगा तो कितना आएगा 10। यहाँ पे 13 3 जा 39, यहाँ 0 आ जाएगा। 24 3 जा 72, 81 में 72 जाएगा तो हमारा कितना आएगा 11, 81 में 72 जाएगा तो सॉरी कितना आएगा 9, कितना आएगा 9। अब यहाँ पे देखते हैं C2 में C3 जाएगा तो 19 में 21 जाएगा तो -2 आ गया, 13 में 41 गया -1 आ गया, 24 में 26 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -2। अब यहाँ पर देखते हैं 21 14 26। अब देखिए ये बना, अब क्वेश्चन में थोड़ा से डिजिट्स छोटी हुई, चाहे तो इसको हम यहीं से एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर हम और इसको छोटा करना चाहते हैं तो देखिए और इसको कैसे छोटा करेंगे, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाए और इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ डिजिट छोटी हो जाएगी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाए इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिजिट छोटी हो जाएगी। तो देखिए क्या लिखेंगे, C3 में लिखेंगे C3 माइनस कितने का मल्टीप्लाई कर दें 2 का, तो 2C1, तो C3 में लिखेंगे तो हम ये अप्लाई करते हैं। C1 में कोई चेंजमेंट नहीं है तो 10 0 9 एज इट इज नोट कर देंगे, -2 -1 -2, 20 -21, सॉरी 10 2 जा 20, 21 में 20 जाएगा तो कितना आएगा 1, 0 में 2 का मल्टीप्लाई 0 तो यहाँ आएगा 14, 26 -18 तो 18 और 8 हमारा 8 आ गया। अब ये हमारी डिटरमिनेंट छोटी हो गई, अब इसको हम एक्सपेंड कर ली। और देखिए एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है, जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो होते हैं डिटरमिनेंट को उस रो या उस कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करते हैं। क्योंकि रूल हमारा क्या होता है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम करते किस में है, जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो होते हैं। तो देखते हैं कि इस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि इस रो में ज्यादा जीरो फर्स्ट कॉलम में है, तो हम फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन करेंगे तो 10 लिखेंगे। तो जब 10 लिखेंगे तो ये कॉलम और ये रो हटा दी जाएगी, ये कॉलम और ये रो हटा दी जाएगी। -8, 14 2 जा 28, माइनस का है लेकिन माइनस एक और करते हैं तो प्लस का 28, फिर -0 आ जाएगा, फिर +9 आ जाएगा। ये रो और ये कॉलम हटा देंगे, ये कॉलम और ये रो हटा देंगे, 14 2 जा -28, +1, ये हमारा आया। भाई ये कॉलम और ये रो रिमूव कर दिया तो 14 2 जा -28, 1 1 जा 1 माइनस का होगा, लेकिन बीच में प्लस आना चाहिए तो -+1। तो अब डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो गया, 28 में 8 गया कितना आया 20, 20 × 10, 20 × 10 प्लस 9 × -27, कितना आ गया -27। अब देखते हैं डेल्टा इज इक्वल टू, ये तो हो गया 200 माइनस 9 7 जा 63 की 3 कैरी कितना हुआ 6, 9 2 जा 18, 18 और 6 24, तो 243, ये हमारा क्या आ गया 243। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई -243 प्लस 200 मीन्स -43। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार हमने देखा क्वेश्चन में किस तरीके से प्रॉपर्टीज लगा करके क्वेश्चन को छोटा किया और फिर उसका एक्सपेंशन किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 13 16 19 14 70 20 15 80 21 इज इक्वल टू, हमें 0 प्रूफ करना है। प्रूफ दैट इट्स वैल्यू इज 0। तो वैल्यू इसकी 0,
क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, ये जो लिखा हुआ है हमें प्रूफ करना है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो देखिए 16 में 13 जाएगा 3 आ जाएगा, 17 में 14 जाएगा 3, मतलब इन दोनों नंबर्स में 3 का डिफरेंस है और इन नंबर्स में भी 3 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा कॉलम फर्स्ट है, ये हमारा कॉलम सेकंड है, ये हमारा कॉलम थर्ड है। तो क्या लिखेंगे, C2 में लिखेंगे C2 माइनस C1 और हम C3 में लिखेंगे C3 माइनस C2। बस इतना कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 13, 14, 15, C1 में हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया। C2 में देखिए 16 माइनस 13 3, 17 माइनस 14 3, 18 माइनस 15 3, 19 माइनस 16 3, 20 माइनस 17 3, 21 माइनस 18 3। ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पर इस डिटरमिनेंट में देखें तो C2 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे C2 बराबर C3, C2 बराबर C3। सो वैल्यू ऑफ गिवन डिटरमिनेंट इज 0। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन इजी हो गया। अगर हमें प्रॉपर्टी ना पता होती तो हमें इसका एक्सपेंशन करना पड़ा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज पता होने की वजह से इसका एक्सपेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कॉलम अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो इसका रिजल्ट हमारा आ गया 0। तो इस प्रकार ये हमने प्रूफ कर दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बनता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज, कह रहा है प्रूफ दैट व्हाट 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। तो देखिए इसकी वैल्यू हमें x इंटू वाई लानी है। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई ऐसे तो डायरेक्ट आ नहीं रहा है, तो हमें पता है कि एक्सपेंशन करना पड़ेगा और कोई हम रूल लगा ही नहीं सकते। लेकिन ध्यान रखना, मैंने बताया है कि किसी भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करने के लिए जिस रो या कॉलम में ज्यादा 0 हैं उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 तो है ही नहीं, लेकिन हम 0 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, अगर ये हमारा C1 है, ये C2 है, C1 में C2 माइनस कर दे तो हमारे 0 बन जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, C1 में लिखेंगे C1 माइनस C2। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स, 1 माइनस 1 0, यहाँ आएगा 1, 1 प्लस एक्स 1, यहाँ 1 1 1 प्लस वाई। अब देखिए सेकेंड फर्स्ट कॉलम में 2 0 बन गए तो हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो लिखेंगे एक्सपेंड थ्रो C1 के रिस्पेक्ट में हमने प्रसार कर दिया। तो देखिए 0 अल्टरनेट ऑर्डर में माइनस प्लस चलता है, तो 0 माइनस आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स। यहां से ये कॉलम, ये वाली रो और ये कॉलम हटेगा, तो 1 इंटू 1 प्लस वाई, तो केवल आ जाएगा 1 प्लस वाई माइनस 1। यहाँ से आएगा 1 प्लस वाई माइनस 1 और ये प्लस 0 ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि अगर हमें पहले 0 मिल जाए तो मतलब सारी वैल्यूज 0 हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ 1 से 1 कैंसिल, तो x इंटू वाई हमारा रिजल्ट क्या आ गया, एक्स वाई। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आसान सा क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, क्या है, प्रूफ दैट x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। हमें प्रूफ करना है कि x इक्वल टू 1 इस डिटरमिनेंट का एक रूट है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देंगे और अगर इसका आंसर 0 आएगा तो इसका सोल्यूशन या रूट हो जाएगा। तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 3, 1 प्लस 2 3, यहाँ भी 3 रहेगा, 5
5 x प्लस 4 मतलब 1 प्लस 4 5। तो ये हमारा हो गया। अब आप ध्यान से देखिए 2 3 5 2 3 5 हमारा R1 और R2 के एलिमेंट आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, तो लिख देंगे R1 इज इक्वल टू R2। सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट is 0। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सो x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो हमने देखा कि x इक्वल टू 1 पुट करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इस डिटर्मिनेंट का एक रूट होगा। तो ये क्वेश्चंस हमने आज देखे। आज हमने जितने भी क्वेश्चन देखे ये सब बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस थे, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए थे, लेकिन इन क्वेश्चन को करने के बाद हम बड़े क्वेश्चन करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस के बाद हमें प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करना है ये बात क्लियर हो चुकी है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, या जो 5 मार्क्स के आते हैं। और उनके लिए इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि जब ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करना आपको आएगा तभी आप बड़े क्वेश्चंस लगा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।